योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वार्म वेलकम टू एक्सप्रेस अड्डा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से आबादी हमारी बड़ी नहीं बल्कि हमारी चुनौतियां भी बड़ी हैं। और उन बड़ी चुनौतियों का सामना भी हम लोग प्रदेश के अंदर उसी मजबूती के साथ करते रहे हैं। आज उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। हमें विरासत में जो प्रदेश मिला था वह सबके सामने है। आज से 4 साढ़े 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के अंदर क्या धारणाएं थी, मुझे लगता है कि आप सभी मित्रों से ये सब छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली होंगी। अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तो उत्तर प्रदेश के बारे में वो अच्छी धारणा बनाता है। दुनिया इस समय महामारी से जूझ रही है। यह महामारी एक सामान्य फ्लू से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। देश की लड़ाई है, सामूहिकता इसके साथ होनी चाहिए। नकारात्मकता और भ्रम की स्थिति नहीं फैलाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा करके देश की इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज आप देख रहे होंगे कि जिस डेल्टा वेरिएंट के कारण भारत के अंदर संक्रमण की दर इतनी ज्यादा थी, आज दुनिया के तमाम देश उसी की चपेट में हैं। और दुनिया के उन देशों के अंदर आखिर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? वहां तो टीकाकरण काफी बड़ी मात्रा में हुआ था, आज उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आज उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन देश की छवि को धूमिल करने के जो कुत्सित प्रयास हुए, इसको रोका जा सकता था, रोकना चाहिए था। और देश की लड़ाई को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहा था, उसमें हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती थी, हमारा ये राष्ट्र धर्म बनता था, हम इस लड़ाई में सहभागी बनकर के इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने केवल नकारात्मकता फैलाना ही अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग समझ लिया था और उस समय स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञ कहते थे कि मई और जून में उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या, मई लास्ट में और जून तक ये स्थिति बहुत खराब होगी, लेकिन आज 23 जून है, उत्तर प्रदेश में आज केवल 208 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा एक जनपद पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुका है, महोबा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 12 जनपदों में 0 पॉजिटिव केस, 0 रहे हैं। 52 जनपद हमारे ऐसे हैं जिनमें सिंगल डिजिट में कोविड पॉजिटिव केस आए हैं। प्रदेश के अंदर हमारे 1 या 2 जनपद हैं जहां डबल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं। और जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि मई के अंत में और जून में यूपी के अंदर एक्टिव केस 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज एक्टिव केस 3,600 रह गए हैं। यानी आज के दिन पे कुल 3,666 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हमने सेकेंड वेव में एक और चीज का ध्यान रखा, हमने अपने उद्योग बंद नहीं किए। हमारे सभी उद्योग सेकेंड वेव के दौरान चलते रहे। हमने वहां पे कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाए थे। हमारे ऑफिसेज बंद नहीं हुए। संख्या हमने शिफ्ट वाइज बुलाई थी, लेकिन कार्य हमारे चलते रहे। खेती बाड़ी के कार्य चलते रहे, आवश्यक सेवाएं चलती रही, परिवहन निगम की बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर चलती रही। तो कोरोना प्रबंधन के साथ साथ आवश्यक सेवाओं को और पब्लिक को भी कोई समस्या ना हो, इस पर भी हमने कार्य प्रारंभ किया। और जीवन को बचाने के साथ साथ जीविका को भी बचाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश लगातार इस दिशा में प्रयास किया। योगी जी, ऐसा लगता नहीं है कि भय पैनिक हुआ? क्योंकि अगर भय हुआ होता तो जो ये कुंभ था,
आपने लास्ट में आकर के आपने भी थोड़ा सा अपील किया कि भाई धार्मिकता घर से भी की जा सकती है, आपने भी अपील किया, लेकिन क्लियरली कुंभ का जो आयोजन होने दिया गया और उस स्तर पे होने दिया गया, लगता नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना है जनता की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी कि आप दूसरे स्टेट में होकर भी आपको अपील करना पड़ा और अपनी जो मठ का जो इन्फ्लुएंस है उसके हिसाब से मैसेज देना पड़ा कि भाई लोग आप घर रहिए? देखिए रवीश जी, एक चीज हमें देखना होगा कि ये बात तो चुनाव के बारे में भी कहा गया था। यानी हमसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना इसलिए फैला क्योंकि हमने पंचायत चुनाव करा दी। एक जगह कहा गया कि चुनाव आयोग को ही फांसी पे लटका दो, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लो। क्या महाराष्ट्र के अंदर कोई चुनाव थे और दिल्ली के अंदर कोई चुनाव थे? मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, क्या यहां पे चुनाव थे और क्या यहां पे कुंभ था? नहीं। देखिए हमें देखिए उस वेरिएंट के बारे में जानना पड़ेगा जिसकी संक्रामकता इतनी ज्यादा थी, इतनी तीव्रता थी उसमें कि फर्स्ट वेव की तुलना में यह 50 से लेकर के उससे कई गुना ज्यादा संक्रामकता थी। हमें उस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा और लोगों को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा कि नहीं, हमें बचाव करना है। हम उसके लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने या संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट अगर करने लग जाएंगे, मुझे लगता है गलत होगा या अन्याय होगा। ये महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी के खिलाफ सामूहिक रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देश की लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग अगर इस लड़ाई में सामूहिक रूप से अपना परिचय देंगे तो ये मानवता के हित में होगा और मानवता इस विजय के साथ मानवता की विजय बनी जाएगी। आप 5 साल बाद अब आप चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा एक या दो चीज किया होगा जो सिस्टेमिक बदलाव है, जो प्रदेश में जो लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को हमारी सरकार ने बदला है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का बोध जागृत किया है। यही उत्तर प्रदेश है ना। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा बड़े बड़े दंगे हुए थे और जब हमारी सरकार के 4.25 वर्ष का कार्यकाल पूरी यानी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, एक भी दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ। यूपी आज किसी भी प्रकार के उपद्रवी दंगाइयों और किसी भी प्रकार के उन तत्वों के लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग यूपी था, आज यूपी सबसे पूरी तरह सुरक्षित है और यूपी की कानून व्यवस्था एक नजीर के रूप में मानी जाती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने जो चीजें की किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए यानी श्रमिकों के लिए, हर तबके के नागरिकों के लिए, अगर आप देखें किसानों के लिए देखें कि किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का कार्य हो या प्रोक्यूरमेंट 2016 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट होता था और हमने कल तक 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूं का प्रोक्यूरमेंट किया है यूपी के अंदर और किसानों से किया है। आड़तियों को मीडिएटर नहीं रखा है, इसीलिए किसानों से क्या डीबीटी के माध्यम से उनका भुगतान हुआ है। हमने कोरोना कालखंड में विगत वर्ष भी इस वर्ष भी अपनी सभी 119 चीनी मिलें चलाई। गन्ना किसानों का 1,38,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने संपन्न किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस वर्ष हम लोग 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये 50 वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं थी, आज सरकार उसको पूरी तरह आगे बढ़ा रही है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरी तरह हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। युवाओं के लिए
4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान की गई। 6 लाख लोगों को संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग के आधार पर हम लोगों ने यहां पे सरकारी व्यवस्था के साथ जोड़ा। 1.5 करोड़ युवाओं को प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जो निवेश हुआ, 1.5 करोड़ युवाओं को उसके माध्यम से हम लोगों ने सीधे रोजगार दिया है। और 60 लाख से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के माध्यम से प्रदेश के अंदर बैंकों के साथ जोड़ करके या अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से जोड़ करके स्वतः रोजगार के लिए उनको एक मंच दिया। और आज सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद सबसे कम बेरोजगारी की दर आपको दिखाई देती होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देती है। ये उत्तर प्रदेश ने पिछले यानी 4 वर्ष के अंदर अर्जित किया। और उत्तर प्रदेश चाहे वह युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, श्रमिकों के लिए, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने सभी श्रमिकों को, और प्रवासी कामगार हो या निवासी कामगार हो, 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर अपने यहां उसको उपलब्ध कराया है। भरण पोषण भत्ता उनको उपलब्ध करवाया है। ये सभी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने दिए हैं। 40 लाख गरीबों का आवास उपलब्ध करवाए हैं। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाया है। ये सभी बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, चुनाव के बाद फिर मैं आपसे इसी प्रकार का इंटरव्यू करूंगा। और मैं आपको बताता हूं 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मनोला के 5 साल की जो उपलब्धियां जो गिनानी है उसमें एक जो सबसे पहले शुरू किया, सुरक्षा का बोध जो लाया आपने प्रीवियस गवर्नमेंट के कंपैरिजन, बट उसका एक पिटफॉल जो दिखता है, जिस तरह के एनएसए के केसेस इंपोज करती है आपकी पुलिस, जिस तरह से सेडिशन के केसेस जर्नलिस्ट पे लाद देती है, आपके एनएसए के केसेस 10 हाईकोर्ट के 10 डबल बेंचेस में लगभग 16 जज अलग अलग बैठ करके क्वैश किए हैं कि फॉर नॉन एप्लीकेबल ऑफ माइन। ऐसा लगता है कि आप एक पुलिसिया स्टेट चला रहे हैं। देखिए वहां आप एक यहाँ की रिपोर्ट थी और एकदम फेक रिपोर्ट थी। हमने सही डाटा आपको उपलब्ध कर, नहीं मैंने सही डाटा, मैं आपको फिर सही डाटा दे दूंगा। मैंने सही आपके डाटा में भी 54 केसेस को हाई कोर्ट ने क्वैश किया है। नहीं उस पूरी देखिए वो उसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं, रिपोर्ट ही गलत थी। और वो सही डाटा मेरी जानकारी में था, लेकिन मैंने गृह विभाग से कहा, मैंने कहा भी देखिए इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को सही तथ्य उपलब्ध करवा दें, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि सही तथ्य उनको उपलब्ध कराएं, उनको जो मटेरियल मिलेगा वो उसको छापेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सही तथ्य उनको उपलब्ध करवाएं। और गृह विभाग ने फिर सही तथ्य दिए होंगे और मैं चाहूंगा कि आप फिर से ले लेंगे, सही तथ्य आपके पास आ जाएंगे। गृह विभाग के हमारे देखिए हमारे यहाँ की आंकड़े में ही, हाँ मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। गृह विभाग का जो आंकड़ा आया था वो मेरे संदर्भ में है, उसमें भी एडमिट करते हैं कि 54 एनएसए केसेस को हाईकोर्ट ने क्वैश किया है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। देखिए हमने जो भी मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने भी कानून को हाथ में लेकर के प्रदेश के अंदर अव्यवस्था पैदा करने, अराजकता पैदा करने या व्यवस्था को बंधक बनाने का प्रयास किया है, वहीं पर ही वहां पे स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। एक भी कार्रवाई को कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं बोल सकता। आज जिस प्रकार के मामले देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं उस पूरे प्रकरण, पूरे उसमें यूपी के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय के परिणाम है कि यूपी दंगों के आग में जाने से बचा है। अन्यथा सीए के दौरान किस प्रकार की रणनीति चल रही थी, अन्य तमाम स्तर पर किस किस प्रकार की कार्रवाई चल रही थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं फिर इस बारे में कहना चाहूंगा, कोई नहीं कह सकता, देखिए न्याय पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को हो है और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार देने की जवाबदेही सरकार की है। सरकार अपनी जवाबदेही के साथ बंधी हुई है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के और कानून को बंधक बनाने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती। एक और चीज, मतलब वो सबसे ताजुब लगता है, आप तो योगी हैं और सबसे ताजुब लगता है आपको
लव जिहाद के बारे में कैसे पता चला कि लव करने वालों का आप ऐसे है कि सिर्फ यूपी में ऐसा आपने शुरू किया कि सारे बीजेपी राष्ट्र आपके प्रेशर में आकर के उनको भी ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? आप कैंपेन करने केरला गए तो लव जिहाद, आप कैंपेन करने गए वेस्ट बंगाल तो लव जिहाद, ये लव जिहाद से आपका फिक्सेशन क्या है? देखिए, मेरा कहना है लव जिहाद 2009 में केरल हाई कोर्ट भी इसके बारे में कह चुका है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2009 में माननीय उच्च न्यायालय केरला ने इस बारे में कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश पारित किया था। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली, हम लोगों ने तो न्यायालय में सभी तथ्यों के साथ उपलब्ध करवाए हैं, डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए हैं, किस किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी जो 2 नमूने पकड़े गए हैं, इनको भी आपने देखा होगा किस प्रकार की हरकतें कर रहे थे, बच्चों को और महिलाओं को टारगेट कर रहे थे। आखिर हम जब लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हैं तो सभी तथ्य हमारे पास प्रतिदिन आते हैं कि आखिर किस जनपद में किस प्रकार की प्रॉब्लम है और किस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। क्या मेरठ की वो घटना हम भूल जाते हैं जहां पर एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति अमित बनकर के एक हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद शादी करके उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज होता है और उसको उससे पैदा हुई बालिका को हत्या करके उसी घर में दफन कर देता है। आखिर दृश्य भी सबके सामने था। इस प्रकार के लगभग 100 मामले प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चिन्हित किए गए, देखे गए। उनमें टीमें बनाई गई कि कौन लोग हैं इसके पीछे, किसकी फंडिंग है, कौन है इसके आड़ में काम कर रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और तब जाकर के हमें लगा कि नहीं, हमें आने वाले समय में इससे पहले कि कोई तनाव की स्थिति पैदा हो, दंगे हो, लोग असुरक्षा का भाव पैदा हो, ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कठोर कानून की आवश्यकता है। और फिर हमको ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ा, फिर हमने उसको एक्ट में बदल करके एक कानून बनाया है। और ये सब पे बराबर लागू होता है, याद रखना। केवल ये किसी समुदाय या मत मजहब विशेष के लिए हो ऐसा नहीं हो, सब पे बराबर लागू होता है। कोई भी उल्लंघन करेगा उस पर लागू होगा।